खाकदार साहब नहीं है। ये बजट आईएमएफ पेश कर रहा है। पेट्रोलियम के अंदर क्या असरात आएंगे, आपकी बिजली के ऊपर क्या महंगाई आएगी, आवाम का बेड़ा गर्क करके पॉलिटिकल माइलेज आपको पेंशन से मिलती है। खाकदार साहब की बढ़ के सुनते जाइए और शर्माते जाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कि आज बजट जो है वो अप्रूव कर दिया गया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जो बजट पेश किया गया था वो कौन सा बजट था और जो बजट आज अप्रूव किया गया है वो कौन सा बजट था। आप जबकि आपने बहुत अरसे पहले मैंने कहा था कि बगैर आईएमएफ के आपका बजट अप्रूवल में चला भी गया तो वो आपको अप्रूव होने नहीं देंगे, और जो इसहाक डार साहब जो बढ़ के मार रहे थे वो सारी की सारी प्लान बी और प्लान सी की बातें कर रहे थे। और प्लान बी जो है वो आपने देख लिया कि जिस तरीके से जहां से वो तेल मंगवा रहे थे वो भी अभी मुकम्मल तौर पे टेस्ट एंड ट्रायल के ऊपर था। इसी तरीके से बार्टर ट्रेड के ऊपर मेरी अभी बात हुई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से, उनसे भी बात जब की तो उन्होंने भी कहा कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसका अभी भी हिट एंड ट्रायल के ऊपर बात है। तो मुकम्मल तौर पे ये मामलात नहीं थे जिसके ऊपर वो जो है वो प्लान बी की बातें कर रहे थे, चुनाचे आईएमएफ के मुताबिक आना ही था। मैं मेन चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिसके ऊपर आपको समझ आएगा कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि आपके इस बजट की जो अप्रूवल के अंदर जो मामलात और चेंजिंग्स आई हैं वो मैं आपके सामने पहले रखता हूं कि सबसे पहले 60 रुपए फी लीटर जो है वो आयद होगी, और इसका जो है वो मजाज होगा कि वो आपके ऊपर 60% की जो है लेवी आयद कर दे। दूसरा सबसे अहम बात जो है वो इसके अंदर जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स की है, और इस तरीके से जो है वो लेकिन इम्पोज तो ऑफ कोर्स कर दिया गया, जो कि पहले 29% था अब 39%, यानी 10% का इसके ऊपर जो है इजाफा किया गया। जो इंक्रीज अगर हो भी जाता तो औसतन इसको सिर्फ 10% यानी 25% ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते थे। अब आप ये कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो कैसे आएगी, इस पर सवाल करना होगा, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर आपको ये इजाफा इसलिए करना पड़ा कि आईएमएफ दरमियान में आ गया। अब तीसरी अहम बात जो है वो जो इसकी मद के अंदर जो आपने किया वो पेट्रोलियम की मद के अंदर जो है वो 215 अरब रुपए की जो है वो नए टैक्स और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। अच्छा, अब मजमूई तौर पे 9 बिल्स हैं जो फाइनेंशियल बिल की तरमीम जिनके अंदर की गई है वो 9 के करीब है, और उसके अंदर जो मेन बात है वो मैं आपके सामने पेंशन की करता हूं जिसके ऊपर रिफॉर्म्स की जरूरत की बात थी, लेकिन वो बाद में करेंगे। और सबसे बड़ी 2 वजूहात के ऊपर बात करेंगे जिसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और इसहाक डार साहब की जितनी भी वो पॉलिसीज थी वो आगे कैसे कैरी ऑन होंगी तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब ये इसहाक डार साहब नहीं है, ये बजट आईएमएफ पेश कर रहा है, और अब आपके अंदर जिंदगी कितनी तंग होगी, आपकी जो है वो पेट्रोलियम के अंदर क्या असरात आएंगे, आपकी बिजली के ऊपर क्या महंगाई आएगी, उसके ऊपर जो महंगाई का जो अजाब आप पर तोड़ा जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर आपका क्या होगा, आपकी जो है वो इंपोर्ट बिल जो उन्होंने इजाफा कर दिया, उन्होंने कहा कि 3.8 आपका रिजर्व रह गया, उसके ऊपर 600 के करीब आपने जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने हैं, तो आप 6000 के करीब तो लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे खुलेंगे। अच्छा, अब जो कर रहे हैं वो कौमी असम्बली ने तकरीबन 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर किया है। अच्छा, उसमें जो वसूलियों का हदफ रखा गया कि 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर कर दिया। अब अंदाजा कीजिए कि आपके पहले भी जो है वो उन्होंने असम्पशन तो यही रखी होंगी कि अवाम का बेड़ा गर्क करके उसका निचोड़ कर जब खून के अंदर से भी खून निकाल सकते हैं, तो उन्होंने जिस तरह का टैक्स आपके सामने पेश कर दिया, सुपर टैक्स अलग है। ये तो मैं अवामी बात कर रहा हूं कि वो मैंने आपको एक तरीकाकार बता दिया, और फिर मैं इसके ऊपर मजीद बात करता हूं। उसके ऊपर आप ये देखें कि जितने आप ले रहे थे तकरीबन 2 लाख के करीब जो लोग माहाना कमा रहे हैं और सालाना जितना कमा रहे हैं उसके ऊपर 2.5 का मजीद टैक्स भी आयद कर दिया गया। अच्छा, एमएफसी के तहत जो है वो 5,000 यानी 5,276 अरब रुपए के बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। अच्छा, अब ये इसके अंदर आपको जो है वो थोड़ा सा मजीद इजाफा एनएफसी में कर तो दिया गया, लेकिन डिस्पर्समेंट तो होनी है 4 माह के लिए। अब देखना ही है कि अगली मुसद्दिक मलिक साहब से बात की थी कि जो आप रिफॉर्म्स अगर कर भी दें और पेंशन के ऊपर आपने जो है बहुत बड़ा कट लगाया है। अच्छा, अब ये इसमें ये हुकूमत लगाएगी या कब लगाएगी, लेकिन आईएमएफ की जो है रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं कब से आपके सामने ये कह रहा था कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस जो हैं वो तकरीबन 212 हैं, और 212 का मजमूई हजम जो है वो 2.7 ट्रिलियन का जो है वो कर्जों यानी
इतना बड़ा बोझ है पेंशन समेत कि आपकी जो है वो हमारी इंडस्ट्री चल ही नहीं रही, और उसके ऊपर आप देखें 800 अरब रुपए तो सीधा सीधा आपका जो है वो उस बजट के अंदर सीधा चला गया पेंशन्स का। अब ये वाली बात सागदार की तो नहीं, लेकिन इससे पहले ही मैं आपको बताऊं कि रिफॉर्म में बिल्कुल जो है वो सागदार साहब के खाते में जाने नहीं दूंगा, और बाकी भी मईशतदान भी जानते हैं कि उनके खाते में नहीं जाते। ये तो है ही सारा का सारा पॉलिटिकल मामला, पॉलिटिकल माइलेज आपको पेंशन से मिलती है, यही पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स होती हैं, सियासी तौर पर सारी कर रही हैं। एक आदमी जब 17वें ग्रेड से हटता है तो उसको 18वें या 19वें या 20वें तो 22वें की जॉब के ऊपर फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसको 22वें की पोजीशन दे दी जाती है, फिर दोबारा से हटाकर उसको किसी और इदारे के अंदर दे दिया जाता है। तो कुल मिला के अगर वो 3-3 पेंशन ले रहा है तो अब आपको होश आया कि उससे पहले जो आप लुटवाते रहे वो क्या बनेगा। अच्छा, ये तो समझ आ गई कि उसकी जिंदगी में उसके जो पेंशन का मामला बन रहा है, उस आदमी, उस कंसर्न है उसके आदमी के ऊपर सिंगल आप पेंशन का करें, ये क्रैक डाउन तो हमको बहुत पहले कर देना चाहिए। तो मेरा तो सवाल उस स्टेट ओन एंटरप्राइजेस से है कि जो कुछ भी कमा के नहीं दे रही और उनके जो इतने सारे मुलाजमीन आपने स्टेट ओन में पाले क्यों हैं? अगर आपने पब्लिक प्राइवेट नहीं करनी तो उनके पास वेल्थ जनरेशन का जो है वो टूल लगाए कि जब जितना उनके ऊपर लग रहा है, यानी फॉर एग्जांपल एक इदारा 40 करोड़ रुपए अपने ऊपर लगवा रहा है और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी ले रहा है, तो वो कितना पैसा आपको देगा? जब अगर वो आपको मैचिंग ग्रांट के ऊपर अगर वो खा रहा है 50 करोड़, तो अगर सालाना कमा रहा है, तो अगर आपको वो तकरीबन 1 अरब रुपया कमा के नहीं दे रहा तो उस इदारे का तो कोई फायदा नहीं, उसको बंद हो जाना चाहिए या उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बहरहाल चलो इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ और करता हूं। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड की बात थी, वो पहले भी 259 का था, ज्यादा 499 अरब रुपए का कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं। फिर DISP का जो है वो 459 का है, ये कोई खास बड़ा काम नहीं किया। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात करने की है वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो ये कि अगर आपने IMF के जो दबाव में आपने देखा, सबसे बड़ी बात ये कि इसहाक डार साहब की बढ़के सुनते जाइए और शर्माते जाइए, यानी $1 लाख भिजवाने के जरिए आमदन के ऊपर जो है वो नहीं पूछा जाएगा, और एमनेस्टी टैक्स की स्कीम उन्होंने दे दी, जो IMF ने आपसे इंस्ट्रक्शन भी दी थी और उन्होंने फौरी तौर पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वापस ले ली, क्योंकि वो जाहिर सी बात है आप 9th रिव्यू ले रहे हैं। इसके बाद जो है अगर आप देखें तो डॉलर की किल्लत वाला मामला वहीं करेगा, वो आप कैसे पूरा करेंगे? फिर उसके बाद आपने 35 अरब रुपए की आमदन हासिल करने के लिए खासतौर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया, यानी ज़राअत को जो पहले आपने जो दी थी रिलीफ, वो बेसिकली आपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर तो दी, और खुर्शीद शाह साहब ने बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट उठा दिया कि अगर ज़राअत और टेक्सटाइल नहीं उठेगी तो हमारा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। ये दो एक दूसरे से मिलती जुलती, एक दूसरे को फायदा देने वाली, मैं आपको अगर बात मुझसे पूछें तो मैं आपको फर्स्ट कम फर्स्ट और 10 में से अगर आप 10 सनतें दें तो मैं आपको टॉप ट्रेंड के ऊपर बताऊंगा कि ज़राअत को और टेक्सटाइल को दो को मर्ज करके आप देखें, और इनको अगर सब्सिडी भी देनी पड़े तो दें, और अगर सब्सिडी ना भी दें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक उनके ऊपर उतने लागत ना डालें, तो आप कहां से कहां जाते हैं, उम्दा खाद दें, उम्दा बीज दें, तो बात कहां तक चली जाती है। इस एरिया को भी ऑफ कोर्स IMF के बिल्कुल नजर में था, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो 5% जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी। अगली बात जो है वो प्रॉपर्टी की जो सनत है वो बहुत तेजी से फरोग पा रही थी, अब उसके ऊपर आप पहले से कोई बना लेते प्लान, लेकिन इस टाइम पर तो सवाए उस के अलावा जो फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो आप किस तरीके से गेन करेंगे। एक वाहिद एरिया है जिसके अंदर जो ओवरसीज जो हैं वो प्लॉट्स के नाम के ऊपर जो है वो पैसा देते हैं, अब आपने उसके अंदर से भी जो है वो आपने 2% टैक्स लगा दिया, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर जो है वो 2% का फैसला किया गया, और कहा जा रहा है इसमें मजीद तकरीबन 45 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान है। यानी इसके अंदर आपको अगला टारगेट जो है वो आपके पास सारी प्रॉपर्टी की जितने हाउसिंग सोसाइटीज हैं, बाकी सोसाइटीज हैं, इकोनॉमिक जोन तो बन नहीं रहे, कोई भी जो है इंडस्ट्रियल जोन के बनाने के लिए तैयार नहीं है, ना इंडस्ट्री लग रही है, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना टेक्सटाइल मजीद बढ़ाई जा रही है, ना टेक्सटाइल लग रही है, ना ज़राअत बढ़ाई जा रही है, उसकी जगह तो आपकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, तो अब उस पर लगाएगा कौन? उसके अलावा जो लग्जरी कार्स और उसके ऊपर जो इंपोर्ट आइटम्स हैं उनके ऊपर आप टैक्सेस लगाएं, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को आपको किस तरीके से देखना है वो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पे अब मैं आना चाहता हूं कि जो जनरल सेल्स टैक्स है GST को 10% नीचे लाने के लिए इकदाम की जरूरत थी, जो कि नहीं हो सका। बिल्कुल इन्होंने 10% नीचे नहीं ला सके। अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि हर चीज के ऊपर, हर खाने के ऊपर, हर बाहर के खाने के ऊपर जहां जहां GST यानी जनरल सेल्स टैक्स लगता है उसमें 10% नीचे नहीं आएगा। अभी फिलहाल 25 पे, मजीद कितना ऊपर जाएगा
कोई पता नहीं है। अब लग्जरी अशिया पे 25% जीएसटी रखने में कोई हर्ज नहीं। ऑफ कोर्स ये मैं इनिशियली कहता हूं अगर आपने टैक्स कलेक्शन करने के लिए करना है। स्मगलिंग की रोकथाम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसको 25 से 30% की हद तक जाना चाहिए था, लेकिन इसमें बजट के लिए कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब है मैं स्मगलिंग को और इस बजट के अंदर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोई चीज पेश नहीं की गई। तो अब इसके बाद जो है कि अब आप पूछेंगे कि आईएमएफ की तो इंस्ट्रक्शंस हो गई, ये सारे मामलात हो गए, तो फायदा किसको होने जा रहा है, फायदा होगा किसको? तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि टैक्स नेट में आने वाले कंपनियों के लिए वो जो है वो तो तकलीफ में चली गई। तो ये जितनी बड़ी टैक्स कंपनी थी उनको अगर 3% दे रहे थे तो 6%, और जो 4% से बढ़ाकर सुपर टैक्स लगा दिया 10%, और 29% से उठा के 39%, तो वो तो मुसीबत में आ गए। अब वो क्या करेंगे, अपने कारोबार को या तो छोटा करेंगे या यहां से उठाकर किसी और मुल्क में ले जाएंगे। तो मुझे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगी? अब मैंने आपको यही बात बताई थी कि दो कंफ्यूज बजट है। अब ये आईएमएफ और नो आईएमएफ बजट के अंदर दरमियान में ये बिखरे हुए लोग हैं जिनको ऐसे नहीं होना चाहिए था। हासिल गुफ्तगू ये हो रहा है कि ताजिर बरदारी जो है, जो बरादरी है, उनका जो दावा था और उसमें जो सारे मामला था, उनकी जो बेज़ाब्तगियों की बात हो रही थी, वो आईएमएफ ने आपके करंट टैक्स लगाने हैं और सुपर टैक्स भी लगाए जाएंगे, और आप जो है वो निचली सतह के कारोबार जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको जो 10% सुपर टैक्स का कहा जा रहा था वो एक सख्त कदम है जो उसको हटवा लेंगे। लेकिन नीचे वाले को जो टैक्स लग रहे हैं वो तो लगते ही रहेंगे। छोटी इंटरप्राइज को ना बैंकिंग से कहीं चैनल से आपको पैसा मिल रहा है, ना स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को कुछ मिल रहा है, ना आपकी स्लॉटरी को मिल रहा है, ना बाकी चीजों को मिल रहा है। सैलरीड क्लास जो है वो आपका जो है वो मजीद मामला बन गया। पेंशन इस्लाहात के ऊपर मुझे कोई तहफुजात ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर जो बेवा है उसकी जो है वो 10 साल तक उसको मिलेगा और उसके बाद उसकी औलाद को नहीं मिलेगा, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि उसकी कफालत, उसके मामलात और उसके घर कब तक चलते हैं। ये एक अमल है। लेकिन बहरहाल मैं टोटल जो है वो मैं अवामी बात तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आवाम को खुद सोचना होगा कि ये पेंशन्स के ऊपर जो है वो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस का बोझ जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप ये पूछेंगे बेवाओं का जो पेंशन मिल रही है उनका फंड तो काटा जाता है, उनसे तो टैक्स लिया जाएगा, उनकी पेंशन तो खत्म कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि जो चेयरमैन सेनेट की तरफ से और सेनेट के इजलास में और मांडवी साहब जो है वो बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हैज बीन यानी सेकंड कमांड टू चेयरमैन, यानी नायब चेयरमैन सेनेट होकर वो ये कह रहे हैं बिलों पे साइन तो कर दिया, हमें पता नहीं था बिल कौन सा था, लेकिन हम इसके बिल्कुल हक में नहीं है। यानी 12 गाड़ दिए जाएंगे, 6 उसके जो है वो मुलाजिमीन होंगे, उसको घर दिया जाएगा, ताहयात गाड़ियां दी जाएंगी और तमाम जो मामलात हैं और उसको जो फवायद है वो उसको ताहयात दिए जाएंगे। यानी ये कैसा लॉ है कि सेनेट से आपको कुछ भी पास कराना हो तो ये एक किस्म की ब्राइबरी नहीं है, इसको यकीनी तौर पर ब्राइबरी कहेंगे। इनिशियली सियासी मामलात हैं और सियासत के ऊपर जो ज़राअत का मामला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी बात को क्लोज यहां करते हुए कहता हूं कि जो बजट जो इन्होंने पेश किया सो पेश किया, आईएमएफ के बगैर आपका काम नहीं चलना था, वो तो अब आ गया। लेकिन सबसे दूसरा अहम सवाल ये है कि हमने डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के लिए क्या करना है। तो उसके ऊपर जरदारी साहब ने जो एप्टिमा में बैठकर बात की थी उसके ऊपर अगर मंशूर को सोचा जाए और समझा जाए तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके टेक्सटाइल को बढ़ना होगा, आपकी जो है वो ज़राअत को बढ़ना होगा, और उसके लिए जो है आपको जितना ज्यादा जाना पड़े वो बढ़ सकते हैं। आपको 1000% तक प्रॉफिट मिलता है, आई एग्री टू दिस। लेकिन और इस पिछली दफा भी हमने हमेशा लिटमस टेस्ट किया, ज़राअत हमारी और टेक्सटाइल हमारी बहुत ऊपर जाती है, लेकिन हमने अभी तक डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं बनाई। और इसमें अगर आप ये पूछें कि इसहाक डार साहब का नया बजट पेश किया गया, अप्रूव करवाया, इसहाक डार साहब का इनपुट इसमें 0 माइनस शून्य, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हसद किया और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया।